तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। कल आपने कहानी सुनी उस शख्स की जिसको बहुत ही शिद्दत के साथ एफबीआई और ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी ऑफ अमेरिका यूएस ढूंढ रही है। जिस आदमी के लिए इतना जोर लगाया जा रहा है कि उसको न्यूयॉर्क की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के कटहरे में खड़ा किया जाए, उस शख्स का नाम आसिफ हफीज। अब इस किस्से में दाऊद कनेक्शन आता है। पूरी इन्वेस्टिगेशन जब डीईए कर रहा था तो उनको ये शक हुआ कि दाऊद इब्राहिम का भी आसिफ हफीज के साथ रिश्ते हैं, कोई साझा कॉमन बिजनेस है। और ये इंक्वायरी जब डीएई ने शुरू की तो आसिफ हफीज ने अपने वकीलों के थ्रू जो स्टेटमेंट्स डीएई को दिए उसमें माना कि वो दुबई में दाऊद को मिलता रहा है और वो दाऊद को एक बिजनेसमैन की तरह से जानता है और उसकी कोई डीलिंग नहीं है। लेकिन इस बात से डीईए और एफबीआई की तसल्ली नहीं हुई। उन्होंने इस बात को और खंगालने के लिए अपने प्राइवेट जासूस, जो उनके सिपाही, जो उनकी रोल्स पे नहीं हैं, उनके मुलाजिम नहीं हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल सिपाहीज हैं, उनकी हेल्प ली जाती है डीईए की तरफ से, जिनमें सबसे बड़ा नाम आता है कामरान फरीदी का। कामरान फरीदी पाकिस्तानी नेशनल, आजकल अमेरिका की जेल में है, सज़ा काट रहा है। उसको एक तरफ लगाया जाता है दाऊद के एक समय में करीबी रहे जबीर मोतीवाला की पूरी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। जबीर मोतीवाला अरेस्ट हुआ था, इंग्लैंड में पकड़ा था, आज भी शायद जेल में है। ये सब इंक्वायरी चली 2004 से लेके 2017-18 तक, मतलब 14-15 साल तक दाऊद की इंक्वायरी निकालता रहा डीईए और एफबीआई। उसके साथ साथ भारतीय एजेंसियों की बात भी कही गई, क्योंकि एक आदमी ने इसका खुलासा भी किया अपने एक न्यूज़ आर्टिकल में जो लंदन की एक अखबार में छपा। उसका ये कहना था कि इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज किसी इंटरनेशनल ग्रुप की मदद चाहते हैं जो पाकिस्तान में बैठे 3-4 टारगेट्स को निशाना बना सके। तो उस शख्स का ये दावा है, जिसका नाम है नीलेश तलरेजा। उस आदमी ने ये बयान दिया अपने स्टेटमेंट में कि जब मुझे डीएई ने हायर किया तो मैं काफ़ी सारे इंटेलिजेंस एजेंसीज के टच में भी था। उसके साथ साथ एक तीसरा आदमी है उमर फारूक कोलिया। ये बहुत ख़तरनाक आदमी है। ये भी इंडियन ओरिजिन का है, हिंदुस्तानी मूल का है, लेकिन लंदन के शहर लेस्टर में रहता है। वहाँ से ये आदमी को जासूसी का शौक़ पैदा हुआ। इंग्लैंड की एजेंसीज के लिए और ऑस्ट्रेलिया की एजेंसीज के लिए काम किया। इंटरनेशनल ड्रग जो ट्रैफिकर्स हैं उनकी खबर निकालने में यह आदमी माहिर गिना जाता था। और ये उमर फारूक कोलिया भी आज अमेरिका की किसी जेल में सज़ा काट रहा है, लेकिन इसने भी बहुत बड़े खुलासे किए। इसने भी कहा कि मुझे कुछ एजेंसीज ने कहा कि मैं जापान का एक अंडरवर्ल्ड का हायर्ड किलर्स का ग्रुप है, समूराजा कुछ ऐसा नाम उसका बताया, उस ग्रुप के कातलों को हायर करने के लिए उसको इंडियन एजेंसीज ने कहा और उसको भी टारगेट दिया गया कि वो पाकिस्तान में कुछ लोगों को मारना है, नेपाल में कोई ऑपरेशन करना है और बाहर के मुल्कों में ऑपरेशन करना है। और ये बड़ी हैरानी होती है कि ये बातें कभी भी इंडियन मीडिया में या हमारी जो खोजी लोग हैं उन्होंने कभी बताई नहीं।
कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लोग अपने जो काम कर रहे थे अमेरिका के लिए और पाकिस्तान के लिए, ये सब के सब लोग आईएसआई के टच में भी थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आईएसआई के इशारे पे इंडियन एजेंसीज का नाम ले रहे हों। अगर कुछ ऐसी बात होती तो एजेंसी ज़रूर जानती होती, कहीं ना कहीं बात तो बाहर आती है। और कराची में जो टारगेट करने थे, 3 टारगेट की बात की गई है, और इंडियन एजेंसी तो वैसे लगी रही है कराची में टारगेट करने के लिए, दाऊद को ढूंढने के लिए, उसके साथियों को ढूंढने के लिए, और टाइगर मेमन फैमिली उसको ढूंढने के लिए। उसके लिए कुछ हिंदुस्तान से भी एक बार कुछ गैंगस्टर भेजे गए थे, एक बार नहीं 2 बार भेजे गए थे, लेकिन दोनों बार ऑपरेशन कामयाब नहीं हुआ। तीसरी बार जो भेजने जा रहे थे वो अबैंडन कर दिया गया। मीटिंग हुई लेकिन उसके बाद गए नहीं। वो छोटा राजन ग्रुप के करीबी माने जाते थे। कुछ इंडिपेंडेंट हार्ड किलर किस्म के, कंट्रैक्ट किलर किस्म के लोग थे जो किसी ग्रुप के साथ अटैच नहीं थे। लेकिन उनमें ये सब लोग, कुछ लोगों ने तो दावा भी किया है, पूरा बयान भी किया है उन्होंने, जैसे बबलू श्रीवास्तव हुआ या यूसुफ बचकाना हुआ। उन्होंने अपनी पूरी कहानी सुनाई है कि कैसे हमें कराची में भेजा गया, कैसे दाऊद के घर का उनको दिखाया गया, हथियार उनको पहुंचाए गए, लेकिन एन लास्ट मोमेंट पर वो ऑपरेशन कैंसिल कर दिया और उनको इमीडिएटली कराची छोड़ के निकल आने को कहा गया। और वो अपने हथियार भी वहाँ पे छोड़ आए जो उनको मुहैया करवाए गए थे दाऊद के ऊपर हमला करने के लिए। ये कहानियाँ सब ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में हैं, लेकिन यूएस एजेंसीज वो दाऊद में क्यों इंटरेस्टेड थी, बात ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। कहीं ना कहीं यूएन एजेंसीज को ये लगता था कि आईएसआई अपनी ड्रग एक्टिविटी चलाने के लिए दाऊद इब्राहिम के नेटवर्क का फ़ायदा उठा रही है, और उसके लिए जितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं तकरीबन सबके सब डीआई का मानना था वो दाऊद के टच में थे। लेकिन इन लोगों ने, जैसे एक पूरी प्लानिंग होती है आईएसआई की हुई या किसी और एजेंसी की हुई, एक एक आदमी ने अपनी स्टेटमेंट्स में, एफिडेविट्स में इस बात से इनकार किया कि दाऊद का किसी केस में रोल था। अब ये सब आदमी दाऊद को बचाने के लिए क्यों लगे हुए थे? अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि सब के सब दाऊद से डरते थे, तो सब के सब दाऊद के इशारे पे काम करते थे। कहीं ना कहीं बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था, और वो नेटवर्क सिवाय आईएसआई के और कुछ नहीं हो सकता। उसकी भी इस पूरी जो आसिफ की जो इंक्वायरी चल रही है उसमें उसका भी खुलासा किया गया। इन तीनों लोगों से, ये पाकिस्तानी मूल के थे, जो कामरान फरीदी, बहुत से लोग इसको कहते हैं कि नाम उसका अफरीदी था, लेकिन बाहर जाके उसने थोड़ा चेंज करके फरीदी कर लिया, कामरान फरीदी। उस आदमी को पूछा गया अमेरिका की एजेंसी ने बार बार कि तुम्हारे आईएसआई के साथ क्या रिश्ते हैं। उसी तरह उमर फारूक कोलिया, उससे भी इन्फॉर्मेशन मांगी गई। वहाँ से जो बात निकल के आई कि कामरान फरीदी ने पाकिस्तान की आईएसआई को नाइट विजन गॉगल्स सप्लाई करवाने में हेल्प की थी। अब ये अजीब बात लगती है कि नाइट विजन गॉगल्स आईएसआई किस किस्म के आदमी से क्यों मंगवाएगी? शायद ये हो सकता है कि जहाँ से खरीदे गए हों उनको ये शक नहीं हो कि एक खुफिया एजेंसी मंगवा रही है, इसलिए एक इंटरमीडिएटरी, एक बचोले का इस्तेमाल किया गया। ये चलता है, हो सकता है उसने मंगवाए हों। फिर डीई ने फरीदी से ये भी पूछा कि आपने एक इंटरनेशनल मार्केट में से एक वीडियो डिस्प्ले वॉल खरीदी है, उसका मतलब ये होता है कि बहुत बड़ी स्क्रीन जो बड़ी पूरी दीवार पे लग जाती है, उसके ऊपर से वो पूरी जो सैटेलाइट इमेजेस होते हैं, जब बाहर जहाँ उनके ऑपरेटिव काम कर रहे हैं उनकी शक्लें दिखाई दे जाती हैं, उनकी बातचीत होती दिखाई दे जाती है। वो जो वीडियो डिस्प्ले
वॉल उसको कहा जाता है, दीवार कहा जाता है, वो बड़ी स्क्रीन होती है, बड़ी हाई रेजोल्यूशन की होती है, जिसमें इमेजेस बहुत क्लियर आते हैं। वो भी उसने आईएसआई को सप्लाई की। अब डीए जानना चाहता था कि आईएसआई के वो जनरल या सीनियर ऑफिसर कौन थे जो उसके टच में थे। तो उसने भी वो गोल मोल जवाब दिए हुए कि वो अपनी आइडेंटिटी बदलते रहते थे, जो नाम बताए गए हो सकते उनके असली नाम नहीं हों, जो रैंक बताया गया वो पता नहीं उनका रैंक था कि नहीं था, वो यूनिफॉर्म में कभी मिलते नहीं थे, सिविल कपड़ों में मिलते थे। और उसके लिए उन्होंने उसके पॉलिटिकल मास्टर्स की भी इंक्वायरी की यूएसए ने कि वो कौन से पॉलिटिशियंस थे जो आपको प्रोटेक्शन देते थे। उन्होंने उससे भी इनकार किया कि हम किसी पॉलिटिशियन को नहीं जानते। तो ये एक लंबी चौड़ी इन्वेस्टिगेशन आज से नहीं 2004 से चल रही थी। अब अगर देखा जाए, जो आसिफ हफीज़ी की स्टेटमेंट है कि मैं दाऊद को दुबई में मिला करता था उस समय जब वो मुंबई के बॉम्ब ब्लास्ट में इन्वॉल्व नहीं था, और इंडिया का इतना बड़ा भगोड़ा या भागा हुआ क्रिमिनल नहीं था। उसने ये भी कहा कि बहुत सारे सोशल फंक्शन होते थे जो मैं भी अटेंड करता था। जो हमने आपको कल के एपिसोड में बताया कि बहुत फ्लैम्बॉयंट किस्म का बिजनेसमैन था पहले, अंदर खाते क्या करता था वो कल बताया हमने आपको। उसमें एक तस्वीर जो सामने आती है वो नेट पे अवेलेबल है। ऐसे ही एक फंक्शन में दुबई में आसिफ हफीज़ी के साथ हमारे देश के सुपरस्टार शाहरुख खान की एक फ़ोटो भी है, और भी काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज के साथ उसकी तस्वीरें हैं। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि हमारे जो कलाकार बाहर जाते हैं उनको ऐसी मजबूरी क्या होती है कि जिन लोगों को वो जानते नहीं, पहचानते नहीं, उनके साथ तस्वीरें कैसे खिंचवा लेते थे। वो कोई सेल्फीज का ज़माना तो नहीं था कि किसी ने बिना इजाज़त के इनकी फ़ोटोग्राफ ले ली, अपनी मर्जी से फ़ोटो खिंचवाई होगी। जानते हैं तो इसीलिए फ़ोटो खिंचवाते हैं। या वो आदमी कोई इतना छोटा आदमी नहीं था कि उसको सेलिब्रिटीज़ की बहुत लालसा थी। वो तो खुद उस समय के कल जैसे बताया आपको, प्रिंस चार्ल्स के साथ पोलो खेला करता था। इमरान खान से खास उसकी दोस्ती थी। इंग्लैंड के बहुत सारे रॉयल फैमिलीज़ के मेंबर्स के साथ उसकी दोस्ती थी। हॉर्स रेसिंग में उनके साथ जाके उनके कूपे में बैठता था। इसी तरह जो पोलो मैचेस होते थे उसमें वो किंग, अभी जो किंग चार्ल्स हैं, इंग्लैंड के किंग हैं, तभी प्रिंस चार्ल्स थे, उनके साथ बैठ के पोलो मैच देखा करता था, खेलता भी था। तो ये दाऊद एंगल से एक बार फिर ये इन्वेस्टिगेशन गरमाती नज़र आ रही। हालांकि कोई सबूत इनकी तरफ से नहीं दिया गया, लेकिन जब एजेंसीज, अमेरिकन एजेंसीज पीछे लगती हैं तो उनके पास कोई ना कोई बात तो होती है। इसलिए वो इतना लंबा समय तक, अभी तक वो उसके पीछे लगे हुए हैं कि हर हालत में आसिफ हफीज़ को कटहरे में खड़ा करना है। और वहाँ पे एक ही अहम गवाह है अभी तक, वो भी भारतीय मूल का, वो है विक्की गोस्वामी। बाकी के सारे गवाह जिनको डीईए पेश करना चाहता था आसिफ हफीज़ी के खिलाफ, वो एक एक करके सब मुकर गए हैं, या शायद क्योंकि अभी वो अमेरिका के कब्जे में नहीं हैं। जैसे नीलेश तलरेजा जो इंडियन मूल का आदमी है, अभी लोग छिप के हांगकांग में रह रहा है, अड्डे बदलता रहता है। अब ये लोगों ने, अगर ये डीआई की शरण में जाते हैं या डीआई उनको पकड़ लेता है, अंडर कस्टडी जो स्टेटमेंट्स होती है वो फिर बदल जाती है। जब प्रेशर पड़ता है, जब एजेंसीज के हाथ सामने खड़े होते हैं तो काफ़ी कुछ सच सामने निकल के आ जाता है। अब ये चारों पांचों लोग किस तरीके से इस केस में क्या रोल अदा करेंगे वो देखने वाला होगा।
और उस ज़माने में जो पाकिस्तान के जो रूलर्स थे और आईएसआई के कर्ता धर्ता थे, उनका क्या रोल था, वो क्या सामने आएगा। कहा तो ये जाता है कि अमेरिकन एजेंसीज के और आईएसआई के काफ़ी गहरे संबंध हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर इन सारे लोगों की स्टेटमेंट आप पढ़ो तो सबका ये कहना है कि वो आईएसआई के किसी दबाव में नहीं थे, वो तो खाली बिजनेस कर रहे थे आईएसआई के साथ। तो ये एजेंसियां किस तरीके से अपना जाल बिछाती हैं, किस तरीके से पूरा मैनेज करती हैं आदमियों को और देशों को, पूरा कहीं पे इनके जो और इनके साथ जुड़े हुए लोग थे, जो कोलिया जो है अपना है वो इसी उसी दौर में जब जो पूरी इंक्वायरी ज़ोरों शोरों से चल रही थी, उसमें एक और करैक्टर था जो गवाह बना था आईएसआई के खिलाफ, लेकिन बड़ी हैरानी से उसका पूरी एग्जैक्ट आइडेंटिटी डीईए ने नहीं बताई। लेकिन वो आदमी 2018 में जब ये इंक्वायरी ज़ोरों से चल रही थी, वो कैरेबियन आइलैंड के एक होटल में मिस्टीरियसली मरा पाया गया और उसकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट घर वालों को दिखाई गई, वो पूरी तरह फिजिकली फिट थे उसके सब ऑर्गन। ना तो ये लगता था कि हार्ट अटैक हुआ है, ना किसी और किस्म का फेलियर था। फिर उसकी डेथ कैसे हुई, वहाँ की पुलिस ने केस बंद कर दिया और आज तक उसकी मौत का कारण किसी को पता नहीं चला। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि विक्की गोस्वामी इस केस में क्या रोल अदा करता है, क्या उसमें जबीर मोतीवाला और आसिफ हफीज़ी का क्या रोल निकल के सामने आता है, जो पिछले 21 साल से तकरीबन 20 साल से इंक्वायरी चल रही है, उसका क्या होगा। तो दोस्तों, इस किस्म के किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।